वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 24 मार्च की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज का मोटिवेशन कोड है आप सभी के लिए। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया है उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया है। तो आपको संघर्ष का साथी बनना पड़ेगा, संघर्ष को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और तभी सफलता हासिल की जा सकती है। निरंतरता और जो आपके जीवन में संघर्ष आवश्यक है, निरंतरता और निरंतरता के साथ प्रयास अगर आप करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास की। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 2025 22 मार्च को यह मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है विश्व जल दिवस की? तो ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण इस वर्ष की जो इसकी थीम है इंपॉर्टेंट है। घोषणा कब होती है विश्व जल दिवस मनाने की? तो 1993 से इसकी घोषणा होती है विश्व जल दिवस मनाने की। अगर SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारे कुल 17 गोल है जो 2015 से 2030 तक के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें से हमारा 6ठे नंबर का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो है सभी के लिए पानी और स्वच्छता। सभी के लिए पानी और स्वच्छता हमारा जो छठा गोल है वो SDG का छठा गोल है, पानी, सभी के लिए पानी और स्वच्छता। 23 मार्च के दिन कौन सा दिवस मनाया हमने? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च 1950 को जो WMO है, WMO की स्थापना होती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, इसलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1950 को मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होती है और इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम 21 मार्च 2025 को पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार हमने इस बार फुटबॉल दिवस भी मनाया। फुटबॉल दिवस है यह भी मनाया फुटबॉल दिवस। तो ये कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया है हमने पहली बार फुटबॉल दिवस। अगर बात करें आलू दिवस कब मनाया है पहली बार, इस बार आलू दिवस भी पहली बार मनाया गया है और कब मनाया है? 30 मई को मनाया गया है। अब देखते हैं जो 22 मार्च है, 22 मार्च की तारीख को अर्थ ओवर डे मनाया जाता है। अर्थ ओवर डे मनाया जाता है 22 मार्च की डेट को। साल में एक दिन 1 घंटे के लिए जो गैर जरूरी लाइट है उसे बंद कर जो ऊर्जा संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जाता है अर्थ ओवर डे का। और ये कब हुआ है? तो 22 मार्च को अर्थ ओवर डे था। और इस दिन जो भी फिजूल की लाइटें या जो गैर जरूरी लाइटें हैं उन्हें जो 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है संपूर्ण विश्व में। तो उसे जो ऊर्जा संरक्षण है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 22 मार्च को ही जो हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार का स्थापना दिवस कब है का है? तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर नुब्रा नदी घाटी से होकर जाया जा सकता है, या नुब्रा नदी घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी कौन सी हमारी? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। और ऑपरेशन जो मेघदूत है इसके तहत 1984 में भारतीय सेना ने जो सियाचिन है इसे विजय किया था, या पाकिस्तान के सैनिकों को यहाँ से खदेड़ा था। जो सियाचिन ग्लेशियर है इस किस श्रेणी पर स्थित है? तो हमने जो जियोग्राफी की क्लास है उसमें देखा था कि जियोग्राफी की क्लासें कंटिन्यू करना है आपने देखी है तो हमने यहाँ पर समझा था कि जो ट्रांस हिमालय है, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था। और यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हमने देखी थी। जो काराकोरम श्रेणी है इसी पर सियाचिन ग्लेशियर था, इसी पर जो हिस्पर ग्लेशियर भी स्थित है, यहीं पर कौन सा? बियाफो ग्लेशियर भी स्थित है जो काराकोरम श्रेणी है। और यहीं पर एक काराकोरम दर्रा भी स्थित है जो काराकोरम। इसके बाद जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसे हम कौन सी? राकापोशी चोटी कहा जाता है, राकापोशी। और ये राकापोशी जो चोटी है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी? राकापोशी। और जो काराकोरम श्रेणी है इसी पर एक चोटी थी कौन सी? K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार
हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनका संबंध किस राज्य से? तो हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य के? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना 1961 में होती है। 1961 में इसकी स्थापना होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और पहली बार 1965 में यह जी शंकर कुरूप है इन्हें दिया गया था। और ये किस भाषा से संबंधित है? तो मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था, जी शंकर कुरूप जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से प्रारंभ होता है। इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है, और वाग्देवी जी की प्रतिमा इसमें प्रदान की जाती है। अगर अभी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पिछली बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो यह जो हमारे उर्दू के शायर है गुलजार साहब और जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इन्हें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस बार का 59वें क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह विनोद शुक्ल जी को मिला है, और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले और हिंदी भाषा के लिए इन्हें दिया गया है विनोद शुक्ल जी को, आपको ध्यान में रखना है। अगर विनोद शुक्ल जी की कुछ रचनाएं उनकी बात करें या उनका जो साहित्य है उनकी बात करें तो लगभग जय हिंद इनका प्रमुख साहित्य, दीवार में एक खिड़की और नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद, दीवार में एक खिड़की, नौकर की कमीज, ये भी इनके साहित्य आपको ध्यान में रखना है। और जो चयन समिति है इनका, जिस चयन समिति ने चयन किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो प्रतिमा रे जी है यह इसकी अध्यक्ष थी चयन समिति की। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो वर्तमान में कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो जो 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएं तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में संविधान की 8 भाषाएं वह, और जो एक है इंग्लिश में प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में, और 2 अन्य भाषा जो कि इंग्लिश और राजस्थानी, इनमें प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? तो जो आशापूर्णा देवी है यह फर्स्ट महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंग्लिश में फर्स्ट कौन है जिसे इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे अमिताभ घोष जी। कौन थे? अमिताभ घोष जी, आपको ध्यान में रखना है। जो हमारी 8वीं अनुसूची थी इनमें जो मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है? तो 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे जो संविधान में, और मूल संविधान जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 14 भाषाएं थी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? तो जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के मध्य जो बैठक है टोक्यो में हुई है, जापान की राजधानी में। त्रिपक्षीय वार्ता होती है जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के मध्य, और कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है यह इसका होस्ट था, और इसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री है जापान के इगेरू इशिबा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इनका उद्देश्य क्या है? तो तनाव को कम करना और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। इसके लिए यह त्रिपक्षीय वार्ता होती है जापान, चीन और कोरिया के मध्य, क्योंकि इनकी सीमा लगती है, और जो सीमा विवाद है या जमीन के लिए इनके मध्य विवाद होता है तो उसको कम करने के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक होती है। भारत और इटली के सैन्य समूह की अभी हाल ही में 13वें क्रम की बैठक कहाँ पर हुई थी? ये ऐसे क्वेश्चन भी अब एग्जाम में आने लगे। तो भारत और इटली है इनके मध्य सैन्य समूह की जो अभी 13वें क्रम की बैठक है ये रोम इटली में होती है। रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, आपको पता होगा। और रोम जो यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो फाओ का मुख्यालय है। जो हमारा कृषि और खाद्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य संगठन, इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसीलिए हम 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर जापान की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है। डाइट यहाँ की संसद है जापान की, और येन यहाँ की मुद्रा है। जापान को ही सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ की मुद्रा वोन है दक्षिण कोरिया की। चीन की अगर राजधानी की बात करें बीजिंग इसकी राजधानी है। युआन या रेमेन भी चीन की मुद्रा है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो यांगटीसी नदी है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो हरियाणा से की गई है कैच द रेन अभियान की शुरुआत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल जी। CR पाटिल जी जो कि जल शक्ति मंत्री है वर्तमान में हमारे, इनके द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो हरियाणा से की गई है। और इसका उद्देश्य जो वर्षा ऋतु आने वाली है, अब मई जून से जो वर्षा ऋतु आने वाली है भारत में, उसमें जल संचय को बढ़ावा देना और जन भागीदारी को बढ़ाना, तथा सरकार के साथ जो जन भागीदारी है वह भी कार्य करे जल के संचय के लिए। तो मई जून में जो हमारे यहाँ मानसून आने वाला है, कौन से मानसूनी पवनें भारत में आती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो हवा है यह भारत में वर्षा करवाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करेगा मई जून के माह में। तो इसमें जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रारंभ किया गया है कैच द रेन अभियान। और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य कहाँ से प्रारंभ किया है? तो पंचकुला हरियाणा से इसे प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इसे प्रारंभ किया गया है। अभी बात करें हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी जी वर्तमान में हरियाणा के सीएम है। हरियाणा की ही बात करें तो देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये सोनीपत हरियाणा में बनने वाला है, जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर बनेगा सोनीपत हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो यह राखीगढ़ी में बनने वाला है हरियाणा में, हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा संग्रहालय। देश का पहला अनाज ATM कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह गुरुग्राम में जो प्रारंभ होता है, गुरुग्राम में प्रारंभ होता है देश का पहला अनाज ATM, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? तो 18वां क्रम है इस बार। और इसका आगाज कहाँ से हुआ? तो जो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है यहाँ से प्रारंभ हुआ है। पहला मैच जो आपका है RCB और किसके मध्य होता है? कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य पहला मैच होता है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग इसका 18वां संस्करण है इस बार। इसकी शुरुआत ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता से होती है। और फर्स्ट मैच किसके मध्य आयोजित होता है? तो KKR जो कोलकाता नाइट राइडर्स और जो RCB है, इनके मध्य फर्स्ट मैच का आयोजन होता है कोलकाता में। और बेंगलुरु इसमें जो विजयी रही थी। कुल कितनी टीमें हैं? तो वर्तमान में कुल 10 टीमें जो है IPL खेलती है। इसमें विजेता रहेगा उसको कितनी राशि प्रदान की जाती है विजेता टीम को? तो 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है विजेता टीम को। फाइनल मैच किस तारीख को होने वाला है? तो 25 मई को जो फाइनल मैच होने वाला है। एकमात्र विदेशी कप्तान कौन है? किस टीम के एक कप्तान है जो एकमात्र विदेशी कप्तान है? तो पैट कमिंस है। और ये सनराइजर हैदराबाद के कप्तान है पैट कमिंस। ऋषभ पंत यह सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं इस बार IPL के, और 27 करोड़ रुपए में इन्हें लखनऊ के द्वारा खरीदा गया था ऋषभ पंत को। जितनी राशि जो 20 करोड़ रुपए की राशि पूरी टीम को मिलती है जितने पर, उससे अधिक राशि तो अकेले किसी को ऋषभ पंत को मिली है अकेले को। सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है IPL का? तो जो 5-5 बार विजेता रही है दो टीमें, जो मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग है, यह 5-5 बार इसकी विजेता रही है IPL की। अगर WPL की बात करें वुमेन प्रीमियर लीग की, तो 3rd संस्करण अभी इसका आयोजन हुआ था। 3rd संस्करण अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें मुंबई इसकी विजेता रही है WPL की, और दिल्ली जो इसकी उप विजेता रही थी महिला प्रीमियर लीग की। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वरिष्ठ नागरिक जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए आयोग स्थापित करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है? केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग इसकी स्थापना केरल राज्य के द्वारा की गई है, और भारत का पहला राज्य बन गया है ऐसा आयोग स्थापित करने वाला। यहाँ के CM वर्तमान में पिनरई विजयन जी है, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? तो जो बुजुर्ग है उनका कल्याण, उनकी देखभाल करना और उनके शोषण को रोकना। जो कुछ लोग होते हैं, कुछ जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने माँ बाप को ही नहीं रखते, उनका शोषण करते, प्रताड़ित करते, तो जो उनको शोषण से बचाया जा सके, इसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। अगर बात करें कुछ आयोग की, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित जाति आयोग है, वो कौन से आर्टिकल में संविधान के? तो आर्टिकल 338 में। अनुसूचित जनजाति आयोग जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, यह 338A के अंतर्गत
अंतर्गत है और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 89वां गुण 90वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए। एनसीबी जो बैकवर्ड क्लास के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसकी स्थापना के लिए 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख है। ये तीनों संवैधानिक आयोग है हमारे। मेघालय की बात करें अगर, तो मेघालय में अभी जो घटना भी होती है, तो मेघालय में कोयला रेट होल माइनिंग तकनीक से कोयले को आज भी खुदाई की जाती है। अर्थात मेघालय में जो हाथ है, हाथों के द्वारा जो है कोयले की खुदाई की जाती है, जिसे रेट होल माइनिंग तकनीक कहा जाता है। तो हाथों से खोदकर आज कोयला निकाला जाता था। तो जो कोर्ट है, इसके आदेश के बाद यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था और यहाँ पर पहला वैज्ञानिक कोयला ब्लॉक कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो मेघालय का जो सरिंगखम स्थान है, सरिंगखम स्थान, यहाँ पर जो मेघालय का पहला वैज्ञानिक कोयला ब्लॉक स्थापित हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना है बात। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है। तो जो सांकेतिक भाषाएं अर्थात जो इशारों में सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाले देश की पहली विधानसभा पंजाब विधानसभा बनी है। जो पंजाब विधानसभा, इसके स्पीकर कौन है वर्तमान में, तो जो कुलतार सिंह जी है वर्तमान में यहाँ के स्पीकर है विधानसभा के। और यहाँ की कार्रवाई जो है, विधानसभा की कार्रवाई को सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया गया है और भारत की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जिसने अपनी कार्रवाई को सांकेतिक भाषा में भी बताया गया है। जैसे आप थंब को दिखाते हैं जैसे डन, तो इस प्रकार से सांकेतिक भाषा में जो विधानसभा की कार्रवाई को बताया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बधिर लोग होते हैं, जो हमारे सुन नहीं सकते, उन्हें समझाने का प्रयास है यह विधानसभा की कार्रवाई को। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है विश्व सांकेतिक भाषा दिवस। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं, तो ये ब्लाइंड जो अंधे होते हैं, जिनकी आंख नहीं होती, उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। सितंबर माह को किस माह के रूप में भी मनाया जाता है, तो पोषण माह के रूप में किसे मनाया जाता है, तो सितंबर माह को मनाया जाता है। और 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है, तो जो हमारा हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया है, 17 सितंबर को गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब बनाया गया है, तो जो हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया, तो 23 मार्च को इनको फांसी हुई थी, उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। अगर ये केस का है, किस केस में इन्हें फांसी हुई थी, तो 1928 में जो साइमन कमीशन है यह भारत आता है। इसके सभी सदस्य जो विदेशी थे, अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य आए थे, 7 सदस्य, ये सब अंग्रेज थे। तो 1928 में भारत आता है और भारत में इसका विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। जो लाहौर है, यहाँ पर इसका विरोध जो लाला लाजपत राय, भगत सिंह जो लाला लाजपत राय के साथी है, ये इसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था, उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया और इस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय जी है, इनके सिर में चोट लगती है और इस चोट के कारण बाद में इनका निधन हो जाता है लाला लाजपत राय का। तो इनके सैंडर्स से जो है बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने प्लानिंग बनाई और ये सैंडर्स की हत्या करते हैं। तो सैंडर्स को मारने में जो प्लानिंग बनाई थी और सैंडर्स को जो मारा था, उसके तहत इसी अपराध के लिए इन्हें दंड दिया गया। और जो सैंडर्स अपराध हुआ था, जो सैंडर्स की हत्या की गई थी, इसी के लिए जो इन्हें सज़ा मिली और 23 मार्च 1931 को इनको लाहौर में फांसी दे दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में फांसी दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1931 की अगर बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट होता है कब? 5 जून 1931 को। और 1931 में ही कराची अधिवेशन भी होता है। तो जो गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसमें जो उम्मीद थी लोगों को कि यहाँ पर भगत सिंह की फांसी को रोकने का प्रयास करेंगे या भगत सिंह की फांसी को रुकवाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे कराची अधिवेशन के दौरान। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। जो कराची अधिवेशन हुआ था 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह लाहौर में होता है। कहाँ पर? लाहौर में होता है। और जो संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये लाहौर में हुआ था 2029 में। और इसका
अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और संपूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य इसमें रखा गया था और प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमिताभ कांत जी है इन्हें NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर नियुक्त किया गया है। NIIT यूनिवर्सिटी इसके चांसलर अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। और जो अमिताभ कांत जी ये हमारे G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO भी कौन रह चुके हैं? तो जो हमारे अमिताभ कांत जी यह नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। और इसकी जो कहाँ पर स्थित है यह यूनिवर्सिटी NIIT यूनिवर्सिटी? तो ये निमराना जो अलवर राजस्थान में है, निमराना अलवर राजस्थान में यह यूनिवर्सिटी है। और इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्योग आधारित ज्ञान को देना, उद्योग आधारित जो है स्किल सिखाना और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य इस यूनिवर्सिटी का। और इसके हेड बनाए गए अमिताभ कांत जी। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और पहला बैच इसलिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम जो हमारे सिविल सेवक होते हैं या जो हमारे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो हमारे लोक सेवक बनते हैं, यह लोगों के सेवक नहीं होकर जो राजा की तरह व्यवहार करते हैं, इनमें जो है कर्मयोगी अर्थात इनमें जो अपने कर्म है, अपने जो कर्तव्य है उनके प्रति इनको जागरूक किया जाए। अपने कर्तव्य जो लोगों के जन सेवा के लिए इन्हें इनकी नियुक्ति होती है तो उनको इसमें इस भावना को जागृत किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। कौन शुरुआत करता है इसकी? आयुष मंत्रालय। और इसका फर्स्ट बेंच है जो वह स्टार्ट हो चुका है। और इसका उद्देश्य सेवा भाव को बढ़ावा देना और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है। और इसको क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करने वाला है? तो जो क्षमता निर्माण आयोग है यह इसे क्रियान्वित करेगा। और लोगों के जीवन में जो सार्थक बदलाव लाना है इसका उद्देश्य कि जो सिविल सेवक है या जो हमारे लोक सेवक है इनके माध्यम से लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाया जाए और उनको उनमें जो लोक सेवा की भावना रहे, वो एक लोक सेवक की तरह कार्य करे, वह जनता के सेवक है ना कि उनके राजा हैं। तो लोक सेवक की तरह कार्य करे, इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आपके लिए बेनिफिशियल होती है, आपका टाइम भी सेव होता है, आपको PDF भी मिल जाती है रिवीजन के लिए क्लास की, और डेली आपकी क्लास भी होती है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों तक जो इस से संबंधित कंटेंट देखते हैं या पढ़ते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा इस क्लास को, ताकि जो है आपको भी अच्छा लगे, आप उनकी भी हेल्प करें और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता ही है कि PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो यह दक्षिण कोरिया के सहयोग से। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर है, इसरो ने विकसित किए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कावेंत्री जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, इसका संबंध कहाँ से? इंडोनेशिया से। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब एन से यंग का संबंध किससे? तो इसने जीतिया है और ये कहाँ की रहने वाली है? दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 मार्च को। वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाई वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गुंटूर ब्लोचल जी को चुना गया है। चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे? तो हॉकी विश्व कप 1975 का जो भारत विजेता रहा था उस पर आधारित है यह। AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? तो यह टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान के सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हिट पे के साथ जो साझेदारी की है? तो हिट पे कहाँ का है? सिंगापुर का है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से? तो छत्तीसगढ़ के है यह। हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन टोक्यो में होता है, जापान में।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन अभियान कहाँ से प्रारंभ किया है? हरियाणा पंचकुला से प्रारंभ किया है। वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ से हुआ है? तो कलकत्ता से इसका आगाज हुआ है, ईडन गार्डन स्टेडियम से। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल राज्य है। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी हो गई है? तो यह पंजाब विधानसभा हुई है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस हमने कब मनाया है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमिताभ कांत जी इन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बेंच का उद्घाटन किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा उद्घाटन किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।